हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम स्टडी करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ और स्टैटिस्टिकल डिफ़िकल्टीज़ कवर अप करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने जीएनपी, जीडीपी, ग्रीन जीएनपी ये अलग अलग जो कॉन्सेप्ट होते हैं नेशनल इनकम के अंदर वो हमने कवर अप करे थे। जिसने वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ देख लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है कॉन्सेप्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं जब हम नेशनल इनकम स्टडी करेंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सॉल्व एक्सरसाइज की भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ और स्टैटिस्टिकल डिफ़िकल्टीज़। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करी थी थियोरेटिकल डिफ़िकल्टीज़ और कॉन्सेप्चुअल डिफ़िकल्टीज़। तो वो जो प्रीवियस वीडियो है वो ज़रूर देखना, क्योंकि वो भी 4 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और आज का क्वेश्चन भी जो है 4 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ और स्टैटिस्टिकल डिफ़िकल्टीज़। इन प्रैक्टिस अ नंबर ऑफ डिफ़िकल्टीज़ अराइज इन द कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। सम ऑफ द प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ आर एज फॉलोज। तो जब हम एस्टिमेशन करने जाते हैं, मतलब जो भी डेटा हमें चाहिए होता है नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए, तो वो जो डेटा है वो डेटा को कलेक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग मीन्स जब हम डिफरेंस बिटवीन नहीं कर पाते हैं किसी भी फिनिश्ड गुड का और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का। फिनिश्ड गुड मतलब जो एकदम फिनिश फाइनल प्रोडक्ट जो हम कंज्यूम करने वाले हैं, और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डबल काउंटिंग की जो है वो प्रॉब्लम होती है। द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज ऑफ डबल काउंटिंग। तो ये जो है ग्रेटेस्ट डिफ़िकल्टी है, इसलिए फर्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर फ्लोर का एग्जांपल दिया गया है टेक्स्ट बुक के अंदर। फ्लोर यूज्ड बाय बेकरी इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एंड दैट बाय अ हाउस होल्ड इज अ फाइनल प्रोडक्ट। मतलब जो फ्लोर है ना, आप देखो कि एक जगह जो बेकरी में है वो कैसे यूज़ हो रहा है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है। मतलब क्या है, रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ हो रहा है, और हाउस होल्ड के अंदर वो एक फाइनल प्रोडक्ट के जो है जैसे यूज़ हो रहा है फ्लोर। तो ये जो है डिफ़िकल्टी है। ठीक है, फ्लोर को हम क्या बोलेंगे, ये एक फाइनल प्रोडक्ट है या फिर ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। क्योंकि अगर हमने यहाँ पर इसको फ्लोर को क्या किया, एक फिनिश प्रोडक्ट मान लिया, तो जब यहाँ पर बेकरी में जाएगा तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो जाएगा। क्योंकि बेकरी वाला जो शॉप बेकरी वाला है वो क्या बनाने वाला है, इससे केक बनाने वाला है या फिर यहाँ पर ब्रेड बनाने वाला है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये जो है डबल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इससे ही बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन नहीं कर पा रहे हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली कि फ्लोर क्या है, फ्लोर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है या फिर फ्लोर एक हाउस होल्ड के लिए फाइनल प्रोडक्ट है। ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है या एक फाइनल प्रोडक्ट है, क्या है फ्लोर, हम इसको प्रॉपरली डिफरेंस नहीं बता पा रहे। ये फ्लोर क्या है, एक फाइनल प्रोडक्ट है या फिर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तो ये क्या हो रहा है, हम इसमें डिफरेंस नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगी, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर। In India, especially in the rural areas, there exists the non-monetized sector। तो जो इंडिया के अंदर बहुत सारे जो छोटे छोटे रूरल एरियाज, जो गांव खेड़े होते हैं, वहाँ पर नॉन मोनेटाइज सेक्टर जो है अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। और जो एग्रीकल्चर का जो अगर हम सेक्टर लेंगे तो
स्टिल बीइंग इन द नेचर ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब छोटे से लैंड के ऊपर वो लोग फार्मिंग करते हैं, छोटा ही उनका प्रोडक्शन निकलेगा। अगर छोटा फार्म लैंड होगा तो कैसा होगा, उनका प्रोडक्शन भी छोटा होगा। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है। और जो मेजर पार्ट जो प्रोडक्शन का होता है इज पार्शियली एक्सचेंज फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर आप देखो मेजर पॉइंट क्या है कि वो एक गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक्सचेंज किया जाता है मेजर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या हो जाता है, इसको जो है नॉन मोनेटाइज सेक्टर को हम एक्सक्लूड करेंगे जब हम नेशनल इनकम काउंट कर रहे होंगे तो, ठीक है। इट इज एक्सक्लूडेड वाइल काउंटिंग नेशनल इनकम। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो नॉन मोनेटाइज सेक्टर होंगे, ठीक है, नॉन मोनेटाइज सेक्टर जो इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, हम उनको जो है इंक्लूड नहीं करेंगे जब हम नेशनल इनकम काउंट कर रहे हैं, हम उन्हें एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। इट इज़ एक्सक्लूडेड वाइल काउंटिंग नेशनल इनकम। हम इन्हें एक्सक्लूड करेंगे मतलब हम इनको बिल्कुल भी काउंट करेंगे नहीं जब हम नेशनल इनकम एस्टिमेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो नॉन मोनेटाइज सेक्टर को क्या हमें करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है इनएडुकेट एंड अनरिलायबल डेटा। एडुकेट एंड करेक्ट डेटा ऑन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट डेटा रिलेटेड टू क्रॉप, fisheries and animal husbandry, forestry, construction workers, small enterprise, etc. are not available in a developing country. एडुकेट एंड करेक्ट डेटा जो है वो हमारी कंट्री के अंदर, डेवलपिंग कंट्री जो है हमारी इंडिया, यहाँ पर एडुकेट और करेक्ट डेटा नहीं जो है पॉसिबल है जो हमें मिले। प्रोडक्शन का, कॉस्ट का डेटा जो होता है रिलेटेड टू क्रॉप, फिशरी, इसका हमें बिल्कुल भी करेक्ट डेटा नहीं मिल पाता है, ठीक है, ये अवेलेबल ही नहीं है। बिसाइड दिस डेटा on unearned income, consumption and investment expenditure of rural and urban population are also not available. तो ये जो अनअर्न इनकम होती है, कंजप्शन का डेटा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का डेटा, रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, ये दोनों भी जगह की है, ठीक है, गांव और शहर दोनों की जो पॉपुलेशन है इनका भी हमारा जो है जो डेटा है वो भी हमें एडुकेट पता नहीं है। दिस डज नॉट रिवील द एक्चुअल साइज ऑफ नेशनल इनकम। तो इससे हमें एक्चुअल नेशनल इनकम पता नहीं चलती है। तो ये भी एक डिफ़िकल्टी है, प्रैक्टिकल और स्टैटिस्टिकल डिफ़िकल्टी, इनएडुकेट एंड अनरिलायबल डेटा, क्योंकि हमारे पास एडुकेट डेटा नहीं है रिलेटेड टू क्रॉप्स, फिशरीज, प्रोडक्शन कितना हुआ, कॉस्ट का डेटा कितना लगा क्रॉप्स, फिशरीज, स्मॉल एंटरप्राइजेस में, और जो है ये जो डेटा है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है, नहीं मिलता है, ठीक है, बहुत इम्पॉसिबल है कि ये मिले क्योंकि एडुकेट नहीं होता है, और अगर मिला भी तो ये अनरिलायबल डेटा होता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम आती है स्टैटिस्टिकल डिफ़िकल्टी के अंदर। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन रिफर्स टू वियर एंड टियर ऑफ कैपिटल एसेट ड्यू टू their use in the process of production. There are no uniform, common or accepted standard rates of depreciation applicable to the various capital assets. जैसे कैपिटल एसेट कोई भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मशीन है, ठीक है, मशीन मैंने 2020 में ली है, तो ये जो मशीन है आज मैंने ली है, लेकिन 2021 में जो है ये थोड़ी सी इसमें जो है कॉस्ट में जो है डेप्रिसिएशन मतलब वियर एंड टियर होगा, थोड़ी सी ये ख़राब होगी, और जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है जिससे मैं ये 2020 में ये जो मशीन है ये मैं यूज़ कर रही हूँ, तो क्या होगा, वियर एंड टियर होगा कैपिटल एसेट का। जो मेरा कैपिटल एसेट है यानी कि जो मशीन है उसका वियर एंड टियर तो होना ही है, ठीक है। अगर मैं इसे यूज़ करूँगी तो ये थोड़ी सी ख़राब होगी, और इसमें थोड़ा कुछ मुझे जो है इसको ठीक करने के लिए भी अमाउंट लगाना पड़ेगा। अगर कुछ पार्ट्स ख़राब हो गए मेरी मशीन के तो वो डेप्रिसिएशन के कॉस्ट में आ जाएगा, वियर एंड टियर के अंदर आ जाएगा। डेप्रिसिएशन रिफर्स टू वियर एंड टियर ऑफ कैपिटल एसेट। जो भी हमारा कैपिटल एसेट में ख़राब होता है हम उसको थोड़ा सा पैसा डाल के ठीक करते हैं ना, और हम उसे यूज़ करते करते जो है उसका अमाउंट जो होता है वो भी डाउन हो जाता है। तो लेकिन वो जो अमाउंट है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, मतलब एग्जैक्टली यूनिफॉर्म नहीं होता है, एकदम सेम नहीं होता है सभी मशीनरीज़ का और कैपिटल एसेट का, और एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड रेट्स भी नहीं है डेप्रिसिएशन के लिए एप्लीकेबल। जो कैपिटल एसेट के लिए होने चाहिए वो भी जो है
स्टैंडर्ड रेट्स नहीं है, thus it is difficult to make correct deduction for depreciation। तो ये impossible और difficult है कि हम correct deduction करें depreciation का, ये भी एक statistical difficulty है। नेक्स्ट है कैपिटल गेन्स और लॉसेस। कैपिटल गेन्स मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने आज इन्वेस्ट किया है लैंड के अंदर, तो मुझे 6 महीने के अंदर अगर वो लैंड की कीमत बढ़ जाती है तो वो मेरा कैपिटल गेन होगा। और कैपिटल लॉस कब होगा, जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर मैंने आज एक न्यू प्रॉपर्टी खरीदी, न्यू लैंड खरीदा और नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर जो है वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो लैंड है उसकी कीमत घट गई, तो वो क्या होगा, मेरा कैपिटल लॉस के अंदर आ जाएगा। कैपिटल गेन और कैपिटल लॉसेस विच accrue to the property owners by increase or decrease in the market value of their capital asset। मैंने क्या बताया, कल उसके भाव में कमी आ सकती है। वो जो मैंने लैंड आज खरीदा है कल वो इंक्रीज भी हो सकता है इसका प्राइस और डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है इंक्रीज और डिक्रीज होगा मेरे कैपिटल एसेट के वैल्यू में, या फिर चेंज हो सकती है डिमांड, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम के अंदर। ये जो सारी चीज़ें कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस, ये हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये जो है करंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं है। Do not result from the current economic activities। These changes do not result from current economic activities। current economic activities की वजह से यहाँ पर ये जो भी कुछ रिजल्ट है नहीं आ रहा है और जो चेंजेस है नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रैक्टिकल और स्टैटिस्टिकल डिफिकल्टीज के अंदर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। Due to ignorance and illiteracy, small producers do not keep account of their production, so they cannot give information about the quantity or the value of their output। तो आपने देखा होगा छोटी छोटी सी दुकानें होती हैं, शॉप्स होती हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी कोई भी अकाउंटिंग की बुक जो है मेंटेन नहीं करते हैं, या तो फिर वो शॉपकीपर इलिटरेट हो सकता है, इसकी वजह से वो अपना कोई भी एक अकाउंट मेंटेन नहीं करता है, या तो कुछ लोग इग्नोरेंस के फैक्टर में कि जाने तो छोड़ो कौन बनाता है अकाउंट्स की बुक, तो वो लोग नहीं बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपनी अकाउंट्स की बुक को मेंटेन नहीं करते हैं, तो वो दे नहीं पाते हैं एक एडुकेट और रिलायबल डेटा और इन्फॉर्मेशन, उनके आउटपुट का भी नहीं दे पाते हैं, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट और वैल्यू ऑफ देयर आउटपुट, ये सारा का सारा डेटा वो नहीं दे पाते हैं हम लोगों को, क्योंकि वो उन्होंने कोई भी अकाउंटिंग की बुक मेंटेन नहीं करी होती है। तो इस वजह से क्या होता है, ये भी एक प्रैक्टिकल और स्टैटिस्टिकल डिफिकल्टीज के अंदर एक पॉइंट आता है। नेक्स्ट है डिफिकल्टीज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। अब इंडिया के अंदर यहाँ पर जो है वर्किंग पॉपुलेशन को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है, देखो फार्मर्स जो इंडिया के अंदर है वो सीजनली एम्प्लॉयड है। फॉर एग्जांपल वो 6 मंथ्स के लिए फार्मिंग करते हैं और बाकी के जो रेस्ट ऑफ मंथ्स होते हैं 6 मंथ वो उनको जो है अलग ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्योंकि फार्मिंग का जो सीज़न होता है वो ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स का ही होता है। 6 से 7 महीने होते हैं फार्मिंग के लिए और बाकी के जो महीने होते हैं वो ऑफ सीजन होता है, क्योंकि उसमें उनको कुछ नहीं काम होता है। तो वो क्या करते हैं, दूसरा काम भी करते हैं, दूसरा ऑक्यूपेशन में अपने आप को जो है इंगेज कर लेते हैं और अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन से वो लोग चूज करते हैं और इंगेज करते हैं उनको अपने आप को उस ऑक्यूपेशन के अंदर। In such a case, it is very difficult to identify their incomes from a particular occupation। तो इस केस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि हम उनकी इनकम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, तो हमें पता नहीं चल पाता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रैक्टिकल और स्टैटिस्टिकल डिफ़िकल्टी का पार्ट है। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज क्या होती हैं, इन्वेंटरीज होती हैं रॉ मटेरियल, ठीक है। इन्वेंटरीज क्या होंगी, रॉ मटेरियल होगा, इंटरमीडिएट गुड्स होंगे, सेमी फिनिश्ड गुड होंगे जो आधे ही बने हैं, या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। इन द स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर्स आर नोन एज इन्वेंटरीज। तो इन सभी को क्या बोला जाता है, इन्वेंटरीज। Any mistake in measuring the value of inventory will distort the value of final production of the producer. Therefore, valuation of inventories require careful assessment.
तो हमें जो वैल्यूएशन है इन्वेंट्रीज का वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें छोटी सी भी एक माइनर मिस्टेक हो जाती है तो ये क्या है, वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्शन जो है प्रोड्यूसर का उसको अफेक्ट करेगा, उसको डिस्टॉर्ट करेगा। तो इस वजह से हमें वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए और केयरफुली करना चाहिए असेसमेंट, ठीक है, इन इन्वेंट्रीज का। जैसे रॉ मटेरियल्स हो जाते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स हैं, तो इन सभी का जो है वैल्यूएशन और असेसमेंट, ये सारी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज जो है हमें केयरफुली करना चाहिए। यहाँ पे हमारी जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ है और स्टैटिस्टिकल डिफ़िकल्टीज़ है ये कंप्लीट हो जाती है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे अलग अलग जो मेथड्स हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के। आउटपुट मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं, इनकम मेथड और हम एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं, और आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैं बहुत इजी वे में पढ़ाने वाली हूँ, प्रिकॉशंस भी बताने वाली हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।